बच्चों, हम 12वीं कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 4 सारणिक पढ़ रहे हैं, जिसे इंग्लिश में डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो देखिए, आज हम प्रश्नावली जो है आपकी, इसके उदाहरणों को हल करेंगे। तो देखिए हमारा उदाहरण क्या कहता है। उदाहरण नंबर 11 देखिएगा। कहता है कि एक आपको डेल दिया है, यानी कि सारणिक को डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि आपने देखा था पहले। और ये जो सारणिक है, इसकी वैल्यू जो है a क्यूब के इक्वल आती है। ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो हम गुणधर्मों का प्रयोग करेंगे। गुणधर्मों के प्रयोग के द्वारा इसको सिद्ध कर देंगे। तो गुणधर्म, आपने 6 प्रकार के गुणधर्म पहले पढ़े थे, उन गुणधर्मों का उपयोग करेंगे। क्या गुणधर्म थे देखिएगा। ये आपका a है, नीचे में 2a है और नीचे में फिर 3a है। अपन क्या करेंगे, एक पंक्ति या स्तंभ में मैक्सिमम 0 ले आएंगे, किसी भी तरह से गुणधर्म के उपयोग करके। मैक्सिमम 0 जब जिस पंक्ति में या स्तंभ में आ जाएंगे, उसके सापेक्ष प्रसरण कर कर हम इसका मान प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए, a से ऊपर R1 में a आपको दिखाई दे रहा है, a के नीचे में 2a है और उसके नीचे तीसरी पंक्ति में 3a है। इस a से 2a को 0 बना सकते हैं हम, और 3a को भी 0 बना सकते हैं। जैसे ही C1 कॉलम, पहले कॉलम में यानी कि पहले स्तंभ में नीचे में 2 0 आ जाएंगे, तो इसके सापेक्ष प्रसरण करके हम इस सारणिक का मान प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए, ऑपरेशन क्या लगाना चाहिए हमें, 2a को 0 बनाना है। 2a किस में है, R2 में है बच्चों। तो R2 को चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे, आप तो जानते हैं, गुणधर्मों में पढ़ा है आपने, किसी पंक्ति में दूसरी पंक्ति को किसी अशून्य राशि, मतलब कि जो 0 न हो, ऐसी अदिश राशि से मल्टीप्लाई करके जोड़ या घटा सकते हैं। ये आपका गुणधर्म था। तो इस गुणधर्म को अप्लाई करें तो R2 में से मैं घटा देना चाहता हूँ 2 टाइम R1 को। जब मैं R1 को 2 से गुणा करूंगा तो ये a 2a हो जाएगा, और 2a इसमें से घटेगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों को ये 3a भी 0 बनाना है। तो इसके लिए एक गुणधर्म और साथ के साथ अप्लाई कर देते हैं। मैं किसको चेंज करना चाहता हूँ, R3 को। क्यों, क्योंकि मैं R3 के एलिमेंट को 0 बनाना चाहता हूँ। ये आपका एरो लगा दिया। ये बताएगा कि किस तरह से चेंज करना है। R3 में से घटा देना है 3 से गुणा करके R1 को। तो बच्चों, डेल इक्वल टू देखिएगा आपका कितना आ जाएगा। डेल इक्वल टू देखिए आपका सारणिक क्या बन जाने वाला है। आपने 2 से a को गुणा किया और घटा दिया, तो यहाँ पहली पंक्ति तो सेम ही रहेगी, a प्लस b और a प्लस b प्लस c, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन ये 2a कितना बन जाएगा, 0, क्योंकि a को 2 से गुणा करके घटा देंगे। ठीक है, a प्लस b को अब 2 से गुणा करने वाले हैं, तो ये 2a और 2b बन जाएगा। 2a 3a में से जाएगा तो एक a आपके पास उपलब्ध हो जाएगा, और 2b से 2b कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए बच्चों, आगे a प्लस b प्लस c को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4a है, तो इसकी जगह 2a बच जाएगा, 3b की जगह b बच जाएगा, और 2c पूरा माइनस हो जाएगा। तो 2a प्लस b यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पर देखिएगा, अगला जो आपका ऑपरेशन है वो कहता है R3 को चेंज कर दें। 3 से गुणा किया, 1 और घटाया, इसमें से आपको 0 मिल गया। 3 से a प्लस b दोनों को गुणा किया तो 3a प्लस 3b बना, और नीचे घटाया तो यहाँ 3a बच गया और 3b आपका कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद देखिए, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया, 3a 3b 3c ये बना, तो 10a में से यहाँ पर आपको 7a बचा हुआ रिमेनिंग मिल जाएगा। 6b में से 3b जाएगा तो आपका 3b शेष बच जाएगा, और 3c में से 3c माइनस होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरह से आपने ये डेल प्राप्त कर लिया बच्चों। अब हम क्या करें, अब इस C1 के सापेक्ष, C1 आपका ये है पूरा, इस स्तंभ के सापेक्ष क्या कर दे, इसका प्रसरण कर देते हैं, तो आपको मान प्राप्त हो जाएगा। देखिएगा क्या करेंगे प्रसरण में, C1 के अनुदिश क्या कर देना चाहते हैं बच्चे, प्रसरण। ठीक है, प्रसरण करते हैं। डेल आप जानते हैं किस तरह से प्रसरण होता है, एलिमेंट लिखा जाता है a, इसका चिन्ह प्लस का है तो प्लस का साइन आगे लगा हुआ है, माइनस का होता तो माइनस लगा देते। गुणा में इसके उपसारणिक को गुणा करना है। उपसारणिक कैसे प्राप्त होता है, पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने से प्राप्त होता है। आपने पंक्ति छोड़ दी, स्तंभ छोड़ दिया, क्या बचा आपका, एक तो एलिमेंट a बचा, एक 2a प्लस b बचा, यहाँ पर आपका 3a बचा, और यहाँ पर 7a प्लस 3b आपके पास बच गया। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आएगा बच्चों का, डेल इक्वल टू a बाहर में है ब्रैकेट में। देखिए
a जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a इंटू 7a प्लस 3b, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा 3a इंटू, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3a इंटू 2a प्लस b। ये लीजिए, सामने डेल को आगे निकालते हैं तो a बाहर में, अंदर में बचेगा 7a स्क्वायर प्लस 3ab, और 3 और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 आपका a स्क्वायर हो जाएगा, और -6a स्क्वायर हो जाएगा, और -3ab से मल्टीप्लाई होगा तो -3ab आपका हो जाएगा। 3ab माइनस का प्लस के 3ab से कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। 7a स्क्वायर -6a स्क्वायर से कैंसिल आउट होके a स्क्वायर ही बच जाएगा। डेल की वैल्यू बाहर में a है, अंदर में a स्क्वायर बचेगा, a क्यूब आपको प्राप्त हो जाएगी, जो कि आपको सिद्ध करना था। तो ये RHS के इक्वल आ गई आपकी, तो आपने सिद्ध कर दिया। इस तरह से आप इस उदाहरण को कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अगला उदाहरण देखिएगा। अगला उदाहरण कहता है कि प्रश्न किए बिना सिद्ध कीजिए कि इसके बराबर मान 0 है। ठीक है, बिल्कुल सिद्ध करेंगे, प्रश्न करने की जरूरत नहीं है, गुणधर्मों का उपयोग कर लेंगे। गुणधर्म कहता है किसी पंक्ति को दूसरी पंक्ति में किसी अदिश राशि नॉन जीरो, जो जीरो न हो, से गुणा करके जोड़ा या घटाया जा सकता है। देखिए बच्चों, मैं 1 से गुणा करूं, जोड़ देने का मतलब क्या होता है, 1 से गुणा करके जोड़ दें। यहाँ पर z, x और y दिख रहा है, यहाँ पर x और y है, z और जुड़ जाए तो x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा। यहाँ पर y प्लस जेड है, x जुड़ जाए तो x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा। यहाँ पर z प्लस x है और y और जुड़ जाए इसके अंदर तो x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा। और आप जानते हैं बच्चों, किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ से कॉमन लिया जा सकता है। अपन x प्लस वाई प्लस जेड को बाहर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 1 1 1 बच जाएगा, और आपकी R3 दिखाई दे रही है आपको 1 1 1। दो पंक्ति बराबर होते ही गुणधर्म क्या कहता है, सारणी का मान 0 हो जाता है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो देखिए, हमने जो सोचा है उसको अप्लाई करते हैं। R1 को चेंज कर देना है, R1 में R2 को ऐड करके। R2 को ऐड किया, इसका मतलब 1 से गुणा करके जोड़ दिया, बात एक ही है। तो आपने डेल इक्वल टू, देखिए क्या लिखा, x प्लस वाई प्लस जेड, पहला अवयव बन गया, जेड जुड़ गया इसमें, ये x भी इसमें जुड़ जाएगा तो x प्लस वाई प्लस जेड आपका यहाँ हो जाएगा। ये y यहाँ पर जुड़ेगा तो x प्लस वाई प्लस जेड आपका यहाँ पर आ जाने वाला है। ये z, ये x, ये y हो जाएगा, 1 1 1 आपका हो जाने वाला है। आगे देखिएगा, डेल इक्वल टू कितना आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड अपन बाहर कॉमन ले लेते हैं प्रथम C1 से, तो आप लिख सकते हैं C1 से x प्लस वाई प्लस जेड उभयनिष्ठ लेने पर देखिए क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड बच्चों ने बाहर कॉमन ले लिया और अंदर में क्या बचा, यहाँ पर 1 1 और 1 बच गया। आपने बाहर x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन ले लिया, यहाँ पर z, x और y, और नीचे में 1 1 और 1 आपका बच जाता है। दो कॉलम आप देख रहे हैं बराबर हो गए, दो पंक्तियां बराबर हो जाएं या दो कॉलम बराबर हो जाएं तो आप सारणी के मान को क्या बता देते हैं, 0 बता देते हैं। तो इससे हम डेल इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड को जब गुणा करेंगे, सारणी का मान कितना आया, 0, तो आपको डेल का मान कितना मिल जाएगा, 0। तो आपके दिए गए सारणी का मान आपने 0 सिद्ध कर दिया बच्चों। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, अगला कहता है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये जो है आपका सारणिक दिया हुआ है डेल, इसका आपको मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना है तो किस प्रकार कर सकते हैं, देखिएगा, डेल इक्वल टू आपको दिया गया है 1a b c और 1c ये आपको गिवन है। ठीक है, मैंने कहा किसी भी पंक्ति या किसी स्तंभ में अधिकतम 0 प्राप्त करके प्रश्न कर दे तो सारणिक का मान प्राप्त करना आसान हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर 3 बार 1 1 1 है कॉलम में, मतलब जो दोनों जो नीचे वाले हैं या फिर किन्हीं भी दो को, देखिए इस तरह का सर्कुलर फॉर्म में चलता है, जैसे BC फिर CA फिर AB, तो सर्कुलर फॉर्म में घूम रहे हैं ABC। ऐसे जो जितने भी सारणिक बनते हैं आपके ज़्यादातर, उनमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि A माइनस B, B माइनस C और C माइनस A आपका कॉमन आता है।
तो मुझे पता लग जाता है इसको देखकर, देखो A B C, यहाँ पर फिर B C, फिर C के बाद में A के बाद में भी एक सर्कुलर फॉर्म बनती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे सारणिकों में निश्चित रूप से A माइनस बी, B माइनस सी और C माइनस ए बच्चों को कॉमन मिलता है। तो मैं इस दृष्टि से देखूं तो यहाँ पर देखिए A लिखा हुआ है, ये B लिखा हुआ है, यानी कि R1 में A है और R2 में B है। अगर मैं R1 माइनस R2 करूँ तो मुझे A माइनस बी कॉमन मिल जाएगा। कैसे? 1 में से 1 यहाँ तो 0 हो जाएगा, ये A माइनस बी बन जाएगा। जब BC में से CA को घटाओगे तो C कॉमन आ जाएगा, B माइनस ए तो माइनस C कॉमन ले लेंगे तो A माइनस बी उभयनिष्ठ आ जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। दूसरा आप देखिएगा, जो R2 है ये आपकी R1 है, ये आपकी R2 है और ये आपकी R3 तीसरी पंक्ति है। अगर दूसरी पंक्ति में से आप तीसरी पंक्ति को घटाते हैं तो आपको B माइनस सी कॉमन मिल जाएगा। तो ये जो हमने सोचा है इसको अप्लाई कर देते हैं। देखिए मैं लिखता हूँ, क्या करने वाले हैं हम, R1 को चेंज करने वाले हैं। कैसे? R1 में से R2 को माइनस करके। अब R2 का प्रयोग करके हमने R1 को चेंज कर दिया, लेकिन R2 को चेंज नहीं किया गया है। तो R2 को मैं चेंज कर दूंगा R3 का प्रयोग करके, यानी कि R2 माइनस R3। आपको गुणधर्मों में मैंने पहले भी बताया था, जब समझ रहे थे कि जिस पंक्ति को चेंज कर दिया जाए उसको यूज में आगे नहीं लेना है। आपने पहले R1 को चेंज किया है, R1 को चेंज करने के बाद आपने R2 को चेंज किया है, लेकिन R2 को चेंज करते वक्त R1 को प्रयोग में नहीं लिया गया है। आप चाहें तो इन दोनों गुणधर्मों को एक एक स्टेप वाइज अलग अलग लगा सकते हैं। तो देखिए आपका क्या मिलता है, आपको डेल इक्वल टू, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, यहाँ पर A माइनस बी हो जाएगा, BC माइनस सी ए करेंगे तो यहाँ पर BC माइनस सी ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अब आप R2 को भी चेंज करने वाले हैं, R3 को माइनस करके। R3 R2 में से माइनस होगा तो यहाँ 0, 1 माइनस 1 0, यहाँ पर आपको B माइनस सी मिल जाएगा, यहाँ पर CA माइनस AB मिल जाएगा। और लास्ट जो तीसरी पंक्ति है उसको आपने चेंज नहीं किया है बच्चों। तो आप देखिए डेल इक्वल टू क्या आएगा बच्चों का, 0 A माइनस बी आपको यहाँ मिल रहा है। यहाँ पर आप माइनस सी कॉमन निकाल लेते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, A माइनस बी मल्टीप्लाई में मिल जाएगा। यहाँ पे आपका 0 है, ये B माइनस सी है और B माइनस सी है, यहाँ पे भी B माइनस सी बनाना चाहते हैं तो माइनस A को कॉमन निकाल लेंगे और माइनस A को जैसे ही कॉमन निकालेंगे यहाँ पर B माइनस सी मल्टीप्लाई में बच जाएगा। अगर मैं A कॉमन निकालता तो C माइनस बी बचता, लेकिन मुझे B माइनस सी कॉमन लेना है इसलिए मैंने माइनस A को कॉमन निकाल लिया। अभी यहाँ पर आपको लास्ट पंक्ति में 1 C और A भी मिल जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं। डेल प्रथम पंक्ति से, प्रथम पंक्ति मतलब R1 से A माइनस बी उभयनिष्ठ ले लेंगे तो बाहर A माइनस बी आ जाएगा। दूसरी पंक्ति से B माइनस सी उभयनिष्ठ ले लेंगे तो यहाँ पर B माइनस सी मिल जाएगा। अंदर में क्या बचेगा, देखिए 0 1 और माइनस सी, यहाँ पर 0 यहाँ पर 1 बचेगा, B माइनस सी तो बाहर आ गया, यहाँ B माइनस सी बाहर कॉमन आया तो माइनस A बच गया, ये 1 C A B आपका बच जाता है। बच्चों अब मैं C3 के अनुदिश इसका C1 के अनुदिश इसका प्रसरण कर दूंगा। C1 के अनुदिश प्रसरण क्यों करूंगा, क्योंकि इसमें अधिकतम 0 हैं। तो आप बच्चे लिखेंगे C1 के अनुदिश प्रसरण। ठीक है, करते हैं। कितना आता है देखिएगा, डेल इक्वल टू A माइनस बी इंटू B माइनस सी आपको मिल रहा है। आप इसका साइन क्या होता है, पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो 1 0 को तो लिखने का कोई तात्पर्य नहीं है। क्या लिखेंगे, 1 और 1 के गुणा में क्या लिखेंगे, उसका उपसारणिक। तो ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ने के बाद 1 माइनस सी 1 माइनस ए उपसारणिक बच्चों को मिल जाता है। बच्चे लिख देंगे डेल इक्वल टू A माइनस बी B माइनस सी, और ये 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये माइनस A में से आपका क्या घट जाएगा, माइनस सी घट जाएगा। तो आप देखेंगे बच्चों आगे आपका फाइनली जो आंसर आता है वो हो जाता है डेल इक्वल टू A माइनस बी B माइनस सी, और ये हो जाएगा C माइनस A। इस तरह से आपने सारणिक का मान प्राप्त कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा।
अगला क्वेश्चन उदाहरण नंबर 14 देखिएगा क्या कहता है। एक सारणिक आपको दिया गया है और इक्वल टू 4 ABC जो है आपको वैल्यू इस पे फाइंड आउट करनी है। तो हम सारणिक का मान LHS लेके चलेंगे और RHS को फाइंड आउट कर देंगे किसके द्वारा, कुछ संक्रियाएं लगाकर जो गुणधर्म है सारणिक के उनका उपयोग करते हुए। तो देखिए आपने LHS लिया, LHS में आपको दिया गया है B प्लस सी A B B C प्लस A B C C A प्लस B, ये आपको सारणिक दिया हुआ है। क्या करें, देखिए B और C को अगर मैं ऊपर ऐड कर दूं तो 2B प्लस 2C हो जाएगा, मतलब 2 कॉमन आ जाएगा। अगर ये C प्लस A और C दोनों जाकर ऊपर ऐड हो जाए A के अंदर तो यहाँ पर भी 2A प्लस आपका 2C आ जाएगा, तो 2 कॉमन आएगा। ये B और A प्लस B अगर इस B में जुड़ जाएं तो यहाँ पर भी 2 कॉमन आ जाएगा। और पंक्ति 1 से पंक्ति R1 से आपका 2 उभयनिष्ठ आ जाएगा। हम जो गुणधर्म अप्लाई करते हैं सारणिकों में कुछ इस तरीके से करते हैं कि उन गुणधर्मों का उपयोग करने के बाद हमें कुछ न कुछ उभयनिष्ठ मिल जाए और सारणिक के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है वो कमतर होती जाए, पहले से कम होती जाए। जब कम हो जाती हैं, मैक्सिमम 0 आ जाता है, तो हम उसका प्रसरण कर मान प्राप्त कर लेते हैं। ये हमारी हर सारणिक को हल करने में यही विधियां शामिल होंगी। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम R1 को चेंज करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 हम कर देते हैं। तो आपको मिलेगा, देखिए LHS क्या हो जाएगा आपका LHS हो जाएगा 2 इंटू B प्लस C आपका हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू C प्लस A हो जाएगा, क्योंकि A पहले से था, C A और C और जुड़ेंगे तो दोनों डबल हो जाएंगे। यहाँ पर B पहले से है, B और B और जाके ऐड होंगे तो 2A प्लस B आपको यहाँ मिल जाने वाला है बच्चों। यहाँ पर B होगा, यहाँ पर C प्लस A होगा, यहाँ B होगा, ये C और ये A प्लस B, इस तरह से आपका हो जाएगा। आगे बात करें तो आगे क्या होगा, देखिएगा आगे क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन बाहर निकाल लेंगे तो LHS इक्वल टू 2 बाहर आके कौन सी पंक्ति से उभयनिष्ठ लिया, R1 से उभयनिष्ठ लिया। आपका अंदर बना B प्लस C प्लस A प्लस B, यहाँ पे B, यहाँ पर C प्लस A हो गया आपका और यहाँ पर बन गया आपका B। ये C और A प्लस B आपके पास उपलब्ध है। अब देखिए बच्चों, अपन कुछ ऐसा करें कि ये जो R2 है इसको R1 में से घटा दें। R2 को जब मैं R1 में से घटाऊंगा तो आप देखेंगे कि B से B कट जाएगा, यहाँ C बच जाएगा, C प्लस A पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा और ये B से कैंसिल आउट होके यहाँ पे A दे देगा, तो कुछ कम हो जाएंगे, एलिमेंट्स कम होंगे तो हमारा प्रश्न करना आसान हो जाएगा। तो हम कह देते हैं कि R1 को चेंज कर देते हैं, R1 में से किसको घटा देते हैं, आप R1 में से R2 को घटा देते हैं, माइनस R2 कर देते हैं। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, LHS इक्वल टू आपका हो जाएगा, 2 तो बाहर में रहेगा, अंदर में देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको C मिल जाने वाला है। ये घटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा और ये यहाँ पर घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर A ही मिल जाएगा। ये B, ये C प्लस A और ये B और ये C और A प्लस B, आपको ये मिल जाने वाला है। बच्चे कुछ ऐसा करे कि 1 या 2 0 और प्राप्त कर सकते हो सारणिक में, तो कोई गुणधर्म ऐसा अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिएगा हम इस C, ये R1 जो है इसको अगर मैं R3 में से घटा दूं तो C माइनस C 0 हो जाएगा और यहाँ पर B बच जाएगा। तो एक काम और कर देते हैं कि R3 में से माइनस कर देते हैं, किसको, R1 को माइनस कर देते हैं। R3 में से R1 माइनस करने से एक 0 आपको और मिल जाने वाला है। कौन सा मिल जाने वाला है, C माइनस C इज 0। तो देखिएगा और आगे क्या मिलेगा, इक्वल टू 2 बाहर में रहेगा, आप R3 को चेंज करने वाले हैं, C0A, पहली रो वैसी की वैसी, दूसरी भी सेम रहेगी, B C प्लस A और B, और तीसरी रो में क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। 0 में से C घटेगा, C रह जाएगा, A घटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। देखिए सारणिक कुछ छोटा हो चुका है, अब इसका प्रश्न कर देते हैं, अपन R1 के सापेक्ष इसका प्रश्न कर देते हैं। तो हम कहेंगे R1 के अनुदिश प्रसरण, ये आप कह देंगे।
तो LHS इक्वल टू कितना आएगा देखिएगा, LHS जो आप लेके चले थे 2 रहेगा, ये ब्रैकेट लगाया आपने, परसेंट करना चाहते हैं, C फर्स्ट एलिमेंट है, C लिख दिया, इसका साइन पॉजिटिव रहेगा। ये किससे मल्टीप्लाई होगा, अपने उपसारणिक से, इसका उपसारणिक इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने से बनेगा, तो पंक्ति को छोड़ा, स्तंभ को छोड़ा, ये कितना आया C प्लस A, ये B और ये C और ये आपका B, ये उपसारणिक। दूसरा अवयव 0 है तो यहाँ पर पूरा 0 ही हो जाएगा, और फिर तीसरा अवयव प्लस का रहेगा तो प्लस का A और इसका उपसारणिक गुणा होगा, तो उपसारणिक देखिए ये छोड़ा तो आपको क्या मिला B, C प्लस A 0 और C ये उपसारणिक। ये हल हम प्राप्त कर लेते हैं। इक्वल टू 2 बाहर में है, देखो बच्चों अंदर में क्या आएगा देखिएगा, C के गुणा में B C प्लस A से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा आपका BC प्लस AB, और ये माइनस आपका कितना हो जाएगा BC, और ये 0 है। फिर इसके बाद में A आया और A के गुणा में क्या मिलेगा देखिए BC, और 0 को C प्लस A से करके मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। बच्चे LHS इक्वल टू 2, देखिए अंदर क्या मिलेगा, ये आपका BC जो है इस BC से कैंसिल हो जाएगा, ये ABC रहेगा, और प्लस यहाँ पे भी क्या मिलेगा ABC, जो 2 टाइम हो गए तो 2 इंटू 2ABC आ गया आपके पास, जो कितना बन जाता है 4ABC। तो आपने जो RHS आपको निकालना था वो आपका निकल चुका है, आपका क्वेश्चन हो चुका है स्टूडेंट। अगला उदाहरण नंबर 15 देखेंगे। ये देखिए, ये है उदाहरण नंबर 15। इसमें क्या कह रहा है, x y z विभिन्न हो। अगर x y z विभिन्न हो तो x अलग होगा, y अलग होगा, z अलग होगा, मतलब कोई भी दो इनमें से समान नहीं हो सकते। ठीक है, बात आगे कि ये आपको एक सारणिक दिया गया है जिसको डेल नाम दे दिया गया है। इसके बराबर क्या है, मान 0 है, और 0 है तो हमें दर्शाना है कि 1 प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू 0 हो जाता है। सोल्व करेंगे इक्वेशन को, सारणिक की इक्वेशन है। सोल्व करने के बाद हम देखेंगे कि ये चीज़ प्राप्त होती है कि नहीं, अगर हो गई तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरी बात, आपने गुणधर्मों में पढ़ा था कि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव दो या दो से अधिक अवयवों के योगफल के रूप में अगर प्रदर्शित किए जा सकते हों तो उस सारणिक को भी 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। तो देखिए C1 पर नज़र डालिए, C1 एक्स वाई जेड, C2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। C3 की बात करें अपन तो 1 प्लस एक्स क्यूब है पहला अवयव, फिर 1 प्लस वाई क्यूब और 1 प्लस जेड क्यूब, यानी कि 2 अवयवों के योगफल के रूप में रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो मैं इस सारणिक को 2 सारणिकों के योगफल के रूप में उस गुणधर्म से रिप्रेजेंट कर दूंगा। देखिए गुणधर्म अप्लाई करते हैं तो इम्प्लाइज दैट का साइन लगा देता हूं। कैसे होगा देखिए, पहले क्या करेंगे, पहले 1 1 एक बार तो 1 1 1 पहला अवयव ले लेंगे जैसा कि आपने सीखा था। सेकंड टाइम में एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब ले लेंगे तो 2 सारणिक उपलब्ध हो जाएंगे। पहला कॉलम एक्स वाई जेड, दूसरा कॉलम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तीसरे कॉलम के पहले अवयव 1 1 1, और फिर मैं यहाँ पर कहूँ कि दूसरा सारणिक जो लिखेंगे उसमें पहला कॉलम सेम रहेगा एक्स वाई जेड, दूसरा कॉलम भी सेम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, लेकिन तीसरे कॉलम के दूसरे अवयव ले लेंगे, यानी कि एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब। इस सारणिक को हमने 2 सारणिकों के योगफल के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया, बराबर क्या है 0। इस इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पे मैं कहूँ कि मैं ये जो C3 है इसको C2 से इंटरचेंज कर दूं, यानी कि C2 इंटरचेंज बाई C1 और C2 को आपस में बदल दूं, C1 को और C2 को, या फिर C2 और C3 को बदल दूं, तो 1 1 1 C3 यहाँ आ जाएगा और C2 यहाँ चला जाएगा। माइनस से सारणिक का मान गुणा हो जाता है। आपने देखा था कोई भी 2 पंक्ति या स्तंभों को आपस में परिवर्तित करने से सारणिक का चिन्ह बदल जाता है, मतलब -1 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मैं यहाँ इम्प्लाइज दैट करके लिखता हूँ। देखो बच्चों, इस एप्लीकेशन को लगाने के बाद देखिए क्या हो जाएगा, आपका एक्स वाई जेड अपनी जगह रहेगा, 1 1 1 C3 C2 की जगह आ जाएगा और C2 C3 की जगह, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर
जेड स्क्वायर आपका हो जाता है। ऐसा करने से सारणिक का मान -1 से गुणा हो जाएगा, जैसा कि हमने गुणधर्म में पढ़ा था। ठीक है, प्लस अब देखिए पहले आपके पंक्ति से सब में x है तो x कॉमन आ सकता है। दूसरी पंक्ति में देखिए y y y है, तो हम यहाँ एक लाइन लिख सकते हैं कि प्रथम पंक्ति r1 r2 और r3 से क्रमशः x, y, z को उभयनिष्ठ लेने पर, तो देखिए मैं ले लेता हूँ बाहर उभयनिष्ठ। x प्रथम पंक्ति r1 से उभयनिष्ठ लिया, y दूसरी पंक्ति r2 से उभयनिष्ठ लिया, और z आपने कहाँ से लिया, आपने तीसरी पंक्ति से उभयनिष्ठ ले लिया। अंदर क्या क्या बचा देखते हैं। देखिए जब आप ये उभयनिष्ठ बाहर निकाल लेते हैं कॉमन, तो x यहाँ से आ गया, यहाँ तो 1 बचेगा, यहाँ पर x स्क्वायर में से x बाहर गया तो अंदर x बचेगा, और x क्यूब में से x बाहर गया तो क्या बचेगा, x स्क्वायर। इसी तरह से 1y y स्क्वायर और 1z z स्क्वायर आपका बच जाता है इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा, अगर मैं यहाँ पर ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, C1 और C2 को भी इंटरचेंज कर दूं तो मैं दो स्तंभों को आपस में परस्पर बदल रहा हूँ। सारणिक का मान फिर से -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1 पहले से मल्टीप्लाई हुआ है ये ऑपरेशन लगाने से, दूसरी बार -1 से गुणा होगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और आपका क्या आ जाएगा देखिएगा बच्चों, आपका हो जाएगा इंप्लाइज दैट -1, एक और -1 मिलेगा ये ऑपरेशन लगाने से, ये प्लस हो जाएंगे, और 1 1 1 कहाँ आ जाएगा, C1 की जगह आ जाएगा, C2 की जगह x y z, और यहाँ पर x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ये इस तरह से हो जाएंगे, प्लस x y z आपका बाहर में रहेगा, और ये हो जाएगा 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर इक्वल टू 0। बच्चे देख पा रहे होंगे बच्चों, दो पद हैं, एक तो पहला पद और एक दूसरा पद, दोनों पदों में सारणिक समान है, तो क्या सारणिक को कॉमन लिया जा सकता है? बच्चे कहेंगे बिल्कुल लिया जा सकता है। तो जब सारणिक को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1, क्योंकि यहाँ तो ये सारणिक है, और यहाँ पर क्या बचेगा x y z। तो बच्चे आगे इसको लिख देंगे इक्वेशन को किस तरह से, देखिए आपने कॉमन ले लिया किसको, सारणिक को, 1 1 1 x y z और x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर, ये आपने कॉमन ले लिया। ये कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा x इंटू वाई इंटू जेड, तो x y z ये बच गया, और कॉमन आपका सारणिक आ गया, इक्वल टू क्या हो गया 0। अब हम इस इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स। देखिए मैंने कहा, जब आपने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन देखा था A B C इस तरह से कुछ दिखाई दे रहा था, यानी सर्कुलर फॉर्म में जब घूमे x के बाद y, y के बाद z, तो ऐसे केसेस में x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स कॉमन निश्चित रूप से आते हैं, मतलब कि संभावना पूरी पूरी रहती है। अब इसमें भी x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स कॉमन आएंगे बच्चों। अब आएंगे तो कैसे आ सकते हैं, यानी कि ये x है आपके, ऑपरेशन लगाने का तरीका देखिएगा, x है आपके, नीचे क्या है y, इस x में से y घटे तभी तो x माइनस वाई आ सकता है, और x स्क्वायर में से y स्क्वायर घटे तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इट मीन्स x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो x माइनस वाई मिल जाएगा, और 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 में से तो कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। तो x माइनस वाई कॉमन कैसे आ सकता है, एक ऑपरेशन मुझे दिखाई दिया कि r1 को मैं चेंज कर दूं और r1 माइनस r2 कर दूं तो x माइनस वाई कॉमन आ जाएगा। दूसरी बात, मैं y माइनस जेड भी कॉमन लूंगा, तो देखिए y रहा, नीचे में z रहा, तो मैं r2 में से r3 को घटा दूं तो निश्चित रूप से y माइनस जेड मिलेगा। तो बच्चे एक ऑपरेशन और लगा देंगे, पहले तो r1 को चेंज कर दिया r2 की हेल्प से, अब दूसरे ऑपरेशन में r2 को चेंज कर देने वाला हूं, किसकी हेल्प से, R2 को चेंज किया R2 माइनस R3 करके, यानी कि R3 की हेल्प से। तो ये दोनों ऑपरेशन जब मैं इसमें लगाऊंगा तो इम्प्लाइज दैट 1 प्लस एक्स वाई जेड आपका रहेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0, 1 माइनस 1 0, ये ऑपरेशन लगा रहा हूँ बच्चों, x माइनस वाई यहाँ पर बन जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर,
यहाँ पर 0, अगला ऑपरेशन लगा रहा हूँ, 1 माइनस 1 0, वाई माइनस जेड, तो यहाँ वाई माइनस जेड, और यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और ये लास्ट जो है आपका 1 जेड और जेड स्क्वायर और इक्वल टू 0। ये आगे बढ़ेगा, देखिएगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं 1 प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड तो बाहर है। अब बच्चों इसमें से R1 से x माइनस वाई उभयनिष्ठ ले लेता हूँ, R2 से y माइनस जेड उभयनिष्ठ ले लेता हूँ, तो x माइनस वाई भी बाहर आ जाएगा और y माइनस जेड भी बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा सारणिक में वो देखिएगा। यहाँ पर 0 है पहले से, यहाँ पर x माइनस वाई बाहर आ गया तो क्या बचा आपका 1 बचा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो x माइनस वाई बाहर आ गया, अंदर में आपका x प्लस वाई बच जाएगा बच्चों। यहाँ पर क्या बचेगा 0, y माइनस जेड तो बाहर निकाल लिया है, तो y माइनस जेड बाहर निकाल लिया है तो यहाँ पर 1 बच गया, और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं y माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड, तो y माइनस जेड बाहर आ चुका है तो y प्लस जेड आपका अंदर बचेगा बच्चों। उसके बाद 1 जेड और जेड स्क्वायर आपका हो जाने वाला है इक्वल टू क्या हो गया बच्चों का 0 हो गया। उसके बाद क्या करें, उसके बाद मैंने बताया कि x माइनस वाई भी कॉमन आएगा, y माइनस जेड के आने की भी संभावना थी, आपके सामने आया। मैं अब कह रहा हूं कि z माइनस एक्स सर्कुलर फॉर्म में घूमे तो इस तरह से होता है, z माइनस एक्स के आने की भी संभावना है। अब मैं कोई ऑपरेशन तलाशता हूं इसमें कि z माइनस एक्स आ सके। कैसे आ सकता है z माइनस एक्स वो देखते हैं। देखिएगा ये x प्लस वाई है, ये y प्लस जेड है। z माइनस एक्स बन सकता है यदि R1 को R2 में से माइनस कर दें। R1 को मैं R2 में से माइनस करूंगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका z माइनस एक्स बन जाएगा। तो मैं ऐसा कर देता हूँ, मैं यहाँ ऑपरेशन लगा देता हूँ कि R2 को चेंज कर दूँ। कैसे कर दूँ, R2 माइनस R1। क्यों, क्योंकि जब R1 माइनस होगी तो y से y कैंसिल होके z माइनस एक्स निश्चित रूप से मिलेगा। तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद देखिए आपका क्या रिजल्ट निकल कर आता है। इम्प्लाइज दैट आपको मिल रहा है 1 प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड, उसके बाद x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, और अब आपने ये ऑपरेशन लगा दिया सारणिक में तो 0 1 x प्लस वाई अपनी जगह पे रहेगा, और R1 को R2 में से माइनस करोगे तो 0 माइनस 0 इज 0, 1 माइनस 1 इज 0, एंड x प्लस वाई y प्लस जेड में से माइनस होगा तो y कैंसिल होके आपका z माइनस एक्स बन जाएगा, और नीचे में 1 z और z स्क्वायर इक्वल टू 0। आगे चलते हैं। देखो बच्चों आप R2 में से z माइनस एक्स अवयनिष्ठ ले सकते हैं क्योंकि दो अवयव तो 0 हैं, 0 में से तो कुछ भी कॉमन आ सकता है, और यहाँ से एक एलिमेंट z माइनस एक्स आपके पास बचा है। तो R2 से z माइनस एक्स उभयनिष्ठ लेने पर ऐसी लाइन आप लिख सकते हैं। क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। ये पास में सारणिक में क्या बचा 0 आपका 1 और x प्लस वाई, यहाँ पर 0 0 आपका 1, यहाँ पर 1 जेड स्क्वायर और इक्वल टू 0। सारणिक का मान निकालने के लिए C3 के अनुदिश C1 के अनुदिश क्या कर दें, प्रश्न कर दें, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 0 है। आप C1 के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, और आप ये देखिए यहाँ पर ये 1 है तो यानी कि R2 के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। आप जिसके रेस्पेक्ट में करना चाहें कर सकते हैं। C1 के अनुदिश में कर देता हूँ तो देखिए क्या बनेगा, इम्प्लाइज दैट 1 प्लस एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई y माइनस जेड एंड z माइनस एक्स। अब C1 में ये 0 और 0 को तो लेने की जरूरत नहीं है, इनके तो जो भी मल्टीप्लाई में उपसारणिक करेंगे वो 0 ही हो जाएंगे। ये पद तो कौन सा ले लें, लास्ट वाला एलिमेंट, प्लस माइनस प्लस, इसका साइन कैसा आएगा प्लस, तो 1 गुणा कर दिया, गुणा में इसका उपसारणिक। उपसारणिक कैसे निकालते हैं, अवयव के पंक्ति और स्तंभ को छोड़कर, तो ये पंक्ति छोड़ दी, ये स्तंभ छोड़ दिया, क्या मिला 1 x प्लस वाई और यहाँ पर 0 और ये 1 इक्वल टू 0 आपको मिल जाता है। तो आप देखते हैं इम्प्लाइज दैट 1 प्लस एक्स वाई जेड इंटू
एक्स माइनस वाई और आपका मिल जाता है y माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, और ये मान 1 इंटू 1 1, और ये 0 से x प्लस वाई मल्टीप्लाई होगा 0, तो 1 माइनस 0 इज 1, 1 इंटू 1 1 ही हो जाएगा, इक्वल टू ये 0 आया। अब आप देखते हैं आपके पास चार संख्याएं गुणा होती हुई दिखाई दे रही हैं और सामने क्या आ रहा है 0। जब चार संख्याएं गुणा हों और सामने 0 आ रहा हो तो आप ये कहेंगे कि उनमें से कोई न कोई तो 0 ही है, या तो ये 0 होगी, या ये 0, या ये 0, या ये 0। बच्चे कहेंगे कि x माइनस वाई इक्वल टू 0 तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्वेश्चन में दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा तो y उधर जाएगा तो x इक्वल टू वाई हो जाएगा, तो इसके इक्वल टू 0 नहीं हो सकता क्योंकि x इक्वल टू वाई नहीं है। क्वेश्चन में कहा है x y z विभिन्न है, विभिन्न है तो अलग अलग है, तो हम उनको बराबर कैसे बता सकते हैं? इसलिए x माइनस वाई भी 0 नहीं हो सकता, y माइनस जेड भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि y और z भी समान नहीं है, और z माइनस एक्स भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि z बराबर भी x नहीं है। तो ये 0 नहीं हो सकते, तो आप कहेंगे कि x माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0 एंड y माइनस जेड नॉट इक्वल टू 0, z माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0। अतः कौन 0 हो सकता है? ये हो सकता है कि 1 प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू 0, जो कि आपको सिद्ध करना था बच्चों। तो देखिए आपने इस सारणिक से बनी इक्वेशन को सॉल्व किया, और सॉल्व किया तो आपको पता लगा कि किस तरह से इसकी जो वैल्यू है 1 प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू 0 आ जाती है बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उदाहरण नंबर 16। ये आपको दिया गया है एक सारणिक और इसका मान ये आपको बताना है। ठीक है, हम सारणिक लेके चलते हैं और उसके मान को प्राप्त करते हैं। LHS ले लेते हैं। दिया है 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी और 1 1 1 और 1 प्लस सी, ये आपको गिवन है। अब आपको करना क्या है? देखिएगा यहाँ 1 अपॉन ए दिखाई दे रहा है, ये 1 अपॉन बी दिखाई दे रहा है, और ये 1 अपॉन सी दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे बच्चों ये कहीं ना कहीं कॉमन आया होगा, तो अपन कुछ इस तरह का बनाने की चेष्टा करेंगे। कैसे बना सकते हैं? R1 से a निकाल लूँ तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 अपॉन ए, और यहाँ पर क्या बच जाएगा 1, यहाँ पर 1 अपॉन ए, यहाँ पर 1 अपॉन ए, यहाँ से मैं b कॉमन निकाल लूँ तो 1 अपॉन बी। तो ये कुछ आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इससे हम याद रख सकते हैं कि कौन सा ऑपरेशन हमें लगाना चाहिए। मैं कहूँगा R1 से a, R2 से b और R3 से c को उभयनिष्ठ लेने पर, तो उभयनिष्ठ लेंगे जब बच्चे तो बाहर क्या आ जाएगा? एक तो a R1 से आ गया, इनटू में b R2 से आ गया, और इनटू में c किससे आ गया? R3 से आ गया। अंदर क्या बचा? अंदर जब a आएगा बाहर तो 1 अपॉन ए, 1 में a को डिवाइड करना पड़ेगा और प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 अपॉन ए हो जाएगा और यहाँ पर 1 अपॉन ए हो जाएगा। आगे देखिए ये वैल्यू 1 अपॉन बी बन जाएगी, ये वैल्यू 1 अपॉन बी प्लस 1 बन जाएगी, और ये वैल्यू 1 अपॉन बी बन जाएगी। ये अगली वैल्यू 1 अपॉन सी बन जाएगी बच्चों, ये भी 1 अपॉन सी बन जाएगी, और ये वैल्यू 1 अपॉन सी प्लस 1 बच जाएगी। देखिए अब कॉमन कैसे आ सकता है, अपन ये देखेंगे। कॉमन कैसे आ सकता है साहब? जब किसी भी पंक्ति में समान चीज़ें हों या किसी भी स्तंभ में समान चीज़ें हों, कैसे आ सकती है? देखिए मैं C1 प्लस C2 प्लस C3 करता हूँ तो 1 अपॉन ए 1 अपॉन ए 1 अपॉन ए 3 टाइम हो जाएगा, 3 अपॉन ए प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ पर भी वही सब करना पड़ेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो कितना बन जाएगा 3 अपॉन बी प्लस 1। तो देखिए कॉलम में से कॉमन नहीं आ सकता, लेकिन मैं R1 प्लस R2 प्लस R3 जोड़ता हूँ तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, इस अवयव की जगह 1 अपॉन बी भी जुड़ जाएगा और 1 अपॉन सी भी जुड़ जाएगा, तो आपका बन जाएगा 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1। यहाँ पर भी देखिए 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी और प्लस 1। यहाँ पे भी 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी
प्लस 1/c प्लस 1 कॉमन आ जाएगा। सेम चीज़ें अगर हर जगह पूरी पंक्ति के अवयव में दिखाई देंगी तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो मुझे यहाँ से पता चला कि मैं R1 को चेंज कर देता हूँ और R1 प्लस R2 प्लस R3 करके चेंज कर देता हूँ। अगर मैं C1 को चेंज करता C1 प्लस C2 प्लस C3 से, तो फिर मुझे उभयनिष्ठ प्राप्त नहीं होता, इसलिए मैंने ये ऑपरेशन लगाया है स्टूडेंट्स। चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी बाहर में रखा हुआ है और ये ऑपरेशन लगाने के बाद आपको यहाँ पर मिला 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। यहाँ पर ये सारे जुड़ेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। और बच्चों आगे भी अगर देखें आप तो यहाँ पर जुड़ेंगे तो 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c आपको यहाँ पर भी मिल जाने वाला है एलिमेंट। ठीक है, नीचे कौन से एलिमेंट है 1/b, यहाँ पर 1/b प्लस 1 और यहाँ पर 1/b, यहाँ पर 1/c 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 प्लस 1, ये एलिमेंट्स देखिएगा। a इंटू बी इंटू सी बाहर में कॉमन ले लिया 1 प्लस R1 से 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c और अंदर में यहाँ पर 1 1 और 1 आ गया है 1/b प्लस 1 और यहाँ पर 1/b 1/c 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 प्लस 1 आपका हो जाना है। उसके बाद क्या करें, देखिए C1 को मैं C2 में से माइनस कर दूं तो यहाँ 0 हो जाएगा और C1 को मैं C3 में से माइनस कर दूं तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। ये दोनों बच्चों के 0 हो जाएंगे तो R1 के अनुदिश प्रसरण कर मान प्राप्त कर लेंगे। तो एक ऑपरेशन देखिएगा कौन सा लगाते हैं, जैसा कि अपन ने सोचा अभी, मैं C2 को चेंज करना चाहता हूँ। कैसे? C2 माइनस C1। मैं C3 को भी चेंज करना चाहता हूँ। कैसे? C3 माइनस C1। ऐसा करने से हमें 2 0 मिल जाएंगे R1 में और हम उसके अनुदिश प्रसरण कर देंगे। देखिए इक्वल टू a b c 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बाहर में है आपका मल्टीप्लाई में और यहाँ पर अंदर में जब आपने ऑपरेशन लगा दिया तो 1 1/b और 1/c आपको यहाँ पर मिल गया है। और फिर देखिए इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 0 मिल जाएगा एलिमेंट। 1/b माइनस होगा तो यहाँ 1 मिल जाएगा बच्चों को और 1/c यहाँ से माइनस होगा तो यहाँ 0 मिल जाएगा। उसके बाद C1 को C3 में से माइनस करते हैं तो 1 माइनस 1 इज 0। 1/b में से माइनस होगा तो यहाँ पर भी 0 मिल जाएगा बच्चों को और 1/c यहाँ माइनस होगा तो 1 बच जाएगा। अब R1 के अनुदिश बच्चे प्रसरण कर देंगे। प्रसरण करेंगे तो देखिए क्या आएगा, a b c 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c और इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, R1 में 1 लिया और इसका इनटू में आपने क्या कर दिया, इसका उपसारणिक देखिए इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने के बाद 1 0 0 1 आपको मिलता है, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। 1 इंटू 1 इज 1 और 1 माइनस 0 इज 1 और 1 इंटू 1 इज 1, तो ये वैल्यू सारी 1 हो जाएगी। आपका फाइनली आंसर हो जाएगा a b c 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। और इस तरह से आपने इस क्वेश्चन का हल प्राप्त कर लिया। तो बच्चों आपने जो आपकी प्रश्नमाला 4.2 थी उसके सभी उदाहरणों को आज यहाँ पर हल कर लिया है। आज के लिए इतना ही, अगले भाग में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।